हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और अपने क्लास 11th की पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से आगे लेके चल रहे होंगे। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं ना, जब क्लास 12th में पहुंचते हैं तो ऐसा बोलते सुना जाता है कि मैंने 11th बर्बाद कर दिया। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। क्लास 11 में फोकस करके कम से कम इतना पढ़ लीजिए कि आगे आने वाले सालों में आपको कोई भी समस्या ना रहे। इसीलिए मैं आपकी मदद करने के लिए वन शॉट वीडियो लेके आया हूँ, जहां पर मैं आपको ज़बरदस्त तरीके से आपकी आसान भाषा में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करा दूंगा, जिससे आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएंगे, न्यूमेरिकल्स भी निकलने लगेंगे। तो आज इस कड़ी में हम लोग पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 8 पे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पर। इसका आज जिक्र करेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आपको आसान भाषा में समझ में आए, वीडियो देख के आपके न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। चलिए बात को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज है चैप्टर नंबर 8 की बारी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इसके अंदर कई बातें हम लोग पढ़ेंगे जो आपके चैप्टर में आपके सिलेबस के हिसाब से दी हुई हैं। आपके लिए मैंने एक अच्छा टूल क्या बना दिया है बेटा। कई बार क्या रहता है, बच्चों को पता नहीं होता कि अरविंद सर ने आपकी मदद करने के लिए कौन कौन से वीडियो बनाए हैं, या आप एक ही जगह सारे वीडियोस को चाहते हैं जो आपकी इच्छा हो वो आप देख सकें। तो मैंने ऑल वीडियो लाइब्रेरी आपके लिए बना दी है। देखिए, ऑल वीडियो लाइब्रेरी जो आपकी मदद कर सकती है। यहां देखिए, ये टैग है, टैब्स हैं, 12th फिजिक्स, 12th मैथ्स, 11th फिजिक्स, 11th मैथ्स। आप 11th का जिक्र कर रहे हैं तो 11th वाले टैब को क्लिक कर देंगे और ये देखिए यहाँ चैप्टर है, चैप्टर के पार्ट्स हैं, साथ में वन शॉट वीडियो। ये जिस भी लिंक पर आप क्लिक करेंगे वो वीडियो खुलता हुआ आपको दिखेगा। तो आप अपनी इच्छा अनुसार जो आपको जरूरत है वो क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये वीडियो लाइब्रेरी आप देखेंगे कैसे? तो उसके लिए बड़ी सिंपल सी बात है बेटा कि अरविंद एकेडमी चैनल के होम पेज पे जब आप जाएंगे तो यहां पर देखिए एक लिंक आपको मिलेगा, एंड 5 मोर लिंक्स लिखा हुआ, ये देखिए लिंक दिख रहा है। इस लिंक को आप क्लिक करेंगे, ऐसे खुलेगा, फिर ऑल वीडियो लेक्चर्स पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे ऑल वीडियो लेक्चर्स पर, ये आपको खुल जाएगा। क्योंकि आप मोबाइल पे अक्सर देखते हैं तो मोबाइल पर पूरी शीट नहीं दिखेगी, साइड दिखेगा। ये टैब आप क्लिक कर लीजिएगा, ये ऊपर या नीचे आपकी मोबाइल के अकॉर्डिंग दिख रहा होगा, 11th फिजिक्स, और स्क्रॉल कर लीजिएगा, सारी चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी। और दूसरी बात ये कि एक तो तरीका ये था कि जो आप होम पेज पे जाके देख सकते थे, दूसरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लगा दूंगा, जिससे आपको तकलीफ ना हो। तो यहां पर तो परमानेंट मिलेगा ही। बाय द वे, आप खोजना चाहे खोज ना पाए तो होम पेज पे जाइए, क्लिक कर लीजिए, वरना हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिलेगा। इससे आपको ट्रेमेंडस फायदा क्या होगा, कोई भी आपकी टाइम वेस्टिंग नहीं होगी और इजी एक्सेस होगा। आप मनचाहा जो आपको जरूरत है वो वीडियो आप देख पाएंगे अपनी इच्छा अनुसार एक ही जगह। तो ये एफर्ट है जिससे आपके लिए चीजें सरल हो जाएं। चलिए, कुछ बच्चों का ये रहता है कि उनको ये नोट्स मिल जाएं अरविंद एकेडमी के, तो अरविंद एकेडमी के भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, यहां पर मैं नोट्स अपलोड कर देता हूं। और कुछ बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए अरविंद एकेडमी ऐप है बेटा, यहां पर आप इसको डाउनलोड कर लें, स्टोर सेक्शन में चेक करें। आपके लिए कुछ सपोर्टिव मटेरियल हो सकते हैं जो आपके क्लास 11th की जर्नी को आसान करेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं, जिस वजह से वीडियो बन रहा है। वन शॉट वीडियो करते हैं शुरू। तो बेटा, वन शॉट वीडियो चैप्टर 8 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का सारी पढ़ाई वन शॉट की हम लोग शुरू करते हैं। पहला आता है डिफॉर्मिंग फोर्स। देखिए, डिफॉर्मिंग फोर्स कौन सा फोर्स होता है? वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको समझाऊं, ये एक देखिए स्प्रिंग तो नहीं, स्प्रिंग नुमा एक चीज है, और इसको अगर मैं ऐसे खींच दूं, देखिए तो ये क्या हो गया, इस समय एक्सटेंड हो गई, एक्सपैंड हो गई, डिफॉर्म हो गई। और ये डिफॉर्मिटी क्यों हुई है? क्योंकि मैं खींच रहा हूं। तो जिस फोर्स से मैं खींच रहा हूं उसे ही बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। यही यहां पर है, फोर्स विच चेंजेस द साइज और शेप। इसका देखिए साइज और शेप दोनों ही बदला हुआ दिख रहा है, तो ये डिफॉर्मिंग फोर्स हो गया। बड़ी आसान सी बात है। अगली बात देखते हैं इलास्टिसिटी। देखिए, इलास्टिसिटी क्या होता है? अगर मैं इसको ऐसे खींच रहा हूं, ये डिफॉर्म हो गया, अब मैंने इसको छोड़ा, ये वापस चला गया अपने ओरिजिनल शेप में। तो अगर कोई बॉडी को खींचने के बाद आप छोड़ें और वो ओरिजिनल शेप गेन करती है, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। इस इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी की वजह से वो अपना ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेती है, इसे ही बोल देते हैं इलास्टिसिटी। जो एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ रबर बैंड, जो लिखा आप इसको पढ़ सकते हैं। यानी डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद अगर वो बॉडी वापस
अपना ओरिजिनल शेप रिगेन कर ले, तो इस जिस प्रॉपर्टी की वजह से रिगेन कर रही है वो इलास्टिसिटी है, और वो बॉडी इलास्टिक है। आप कह सकते हैं रबड़ बैंड इसका एग्जाम्पल है, या जो मैं सरल भाषा में समझाने के लिए आपको दे रहा हूं। अब इसको मैं किनारे रख देता हूं, बाकी बात करता हूं। लिखा है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होती है कि जिस बॉडी को आप खींचें, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं और हटा दें, वो पूरी तौर पर अपना ओरिजिनल शेप रिगेन कर ले इमीडिएटली। मतलब आफ्टर डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद तुरंत ही इमीडिएटली वो अपना ओरिजिनल शेप पूरी तरह रिगेन कर ले, तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी बोलेंगे। नियरेस्ट जो एग्जांपल है वो है क्वार्ट्ज फाइबर, ये इसका नियरेस्ट एग्जांपल है। आप देखेंगे जो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी होती है, या परफेक्टली इन इलास्टिक या प्लास्टिक बॉडी, वो भी बात करेंगे, ऐसी कोई बॉडी मिलती नहीं है, इसके बीच में ही अक्सर रहता है, परफेक्टली न इलास्टिक न प्लास्टिक। अब अगली बात को लेके चलते हैं, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होता है? जब किसी बॉडी पर आप कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स खींचने वाला भी हो सकता है, दबाने वाला भी हो सकता है, तो वो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन करने की चाहत नहीं रखती, कोई ऐसी टेंडेंसी नहीं दिखाती है। जैसे च्युइंगम आप खाते हैं, च्युइंगम को हाथ से दबा दीजिए अगर, तो जैसे दबा देते हैं वैसे पड़ा रहता है, वापस थोड़ी आता है। आप और बदमाशी में कुछ बच्चे स्कूल की सीट के नीचे, कोचिंग की सीट के नीचे चिपकाते रहते हैं, बड़ा ही नॉर्मल फिनोमेना है। कूचा 10 मिनट 1 घंटा पूरे पैसे वसूल किए, निकाला और चिपका दिया। तो ये समझ गए होंगे आप कहानी यहाँ पर कि अगर आप च्युइंगम को दबाएंगे और वो फोर्स हटा लेंगे दबाने वाला, तो वापस रिगेन नहीं करेगा। ये क्या हो गया? प्लास्टिक बॉडी। इसी में आ जाती है अगली, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। तो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या है? जो एकदम ही टेंडेंसी ना दिखाए वापसी की, एकदम नहीं। ऐसी क्या चीज हो सकती है? जैसे कि वैक्स, पैराफिन वैक्स या पुट्टी। ये पुट्टी आप जानते हैं ना, जो लगाई जाती है पुट्टी, तो ये पुट्टी भी जैसे आप लगा देते हैं ये रिगेन एकदम नहीं करती। वैक्स यानी मोम को भी देखिए, जैसा आप दबा देंगे कोई भी उसकी टेंडेंसी नहीं रहती वापसी आने करने की। तो ये परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज हो गई, है ना। या आप कह लीजिए मड। ये मड का मतलब कीचड़, जब बारिश होती है ये हिंदुस्तान में हर जगह पाया जाता है, तो आप देखेंगे कि ये कीचड़ भी जो है कुछ वैसे ही होता है प्लास्टिक बॉडीज के अंदर। खैर, और यहां पर लिखा है कि कोई भी जो बॉडी होती है ना वो परफेक्टली इलास्टिक है, पूरी तरह गेन करेगी, ना वो परफेक्टली प्लास्टिक है कि बिल्कुल ही गेन नहीं करेगी। तो इसके बीच का ही सारा मामला रहता है। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब आते हैं मुद्दे पर, बोलते हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या है? जब भी किसी बॉडी को, मैं समझाने के लिए ले रहा हूं, जब भी किसी बॉडी को आप खींचते हैं तो इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, तभी तो ये वापस जा रहा है, वो रीस्टोरिंग फोर्स वापस खींच ले रहा है। तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेस। कौन सा फोर्स? रीस्टोरिंग, जो इसके इंटरनल फोर्स है। हम जो लगा रहे हैं नहीं, हम तो लगा रहे हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, लेकिन ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? खुद अंदर की तरफ खींच रहे हैं, अपोजिट, है ना। समझ पा रहे हो ना? मैं लगा रहा हूं डिफॉर्मिंग, लेकिन ये बॉडी क्या कर रही है? अंदर खींच रही है। उस फोर्स को आप बोलते हैं क्या? इंटरनल फोर्स। और फोर्स पर यूनिट एरिया या F/A इज नोन एज ए स्ट्रेस। ये बात देखिए, लिखा है द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द डिफॉर्म्ड बॉडी। क्रॉस सेक्शन समझे, ऐसे खींच रहे हैं, क्रॉस सेक्शन F/A, इसे बोलते हैं स्ट्रेस। इसको ध्यान रखिएगा। SI यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है बेटा, CGS यूनिट वगैरह वगैरह, डायमेंशन फॉर्मूला भी आप जान रहे हैं। तो स्ट्रेस क्या रहा? इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। बड़ी अच्छी बात। अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसमें 4 टाइप के स्ट्रेस आपको मिलेंगे। पहले 2 टाइप का एक ही हेडिंग में मामला आ जाता है। एक बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होती है? जब किसी बॉडी को खींचते हैं तो F/A जो होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में बॉडी अगर जा रही है, एक्सटेंड हो रही है, मतलब खींच रहे हैं आप, तो फोर्स पर यूनिट एरिया जो आएगा वो
आएगा टेंसाइल स्ट्रेंथ में जब आप खींचेंगे, और दूसरा होता है कंप्रेशनल स्ट्रेंथ, जब आप दबाते हैं तो फोर्स पर यूनिट एरिया जो आता है उसको बोलते हैं कंप्रेशनल स्ट्रेंथ। इन दोनों को एक ही हेडिंग में ले सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ये स्ट्रेस होगा बेटा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस हो सकता है, ये स्ट्रेचिंग है, ये कंप्रेसिंग है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। यही बात यहां दिखाई गई है। इसमें देखो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ का मामला है, खींच रहे हैं और इसको हम दबा रहे हैं, सपोज ये तो लिखा है दबाने की प्रक्रिया कंप्रेशनल स्ट्रेंथ, और दोनों के मिला के हेडिंग क्या हो गई, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। जिस डायरेक्शन में दबा रहे हैं उसी डायरेक्शन में लेंथ घट रही है या बढ़ रही है, तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। बड़ी अच्छी बात, आप समझ पाए होंगे। दो और तरह के स्ट्रेस, एक होता है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। जब भी किसी बॉडी को सपोज करिए हम वाटर में डाल दें तो चारों दिशाओं पर उसके ऊपर फोर्स पर यूनिट एरिया सेम लगता है, या प्रेशर कर दीजिए फोर्स पर यूनिट एरिया हर दिशाओं से। ये देखिए, ये डाली आपने, हर दिशा से पूरे वॉल्यूम पर इस पे सेम प्रेशर लगता है। तो इस बॉडी का नॉर्मली शेप चेंज नहीं होता है, लेकिन बॉडी का वॉल्यूम बदल जाता है, शेप वही रहता है नॉर्मली, एंड साइज बदल जाता है, वॉल्यूम चेंज हो जाता है। तो यहां पर ये कहलाएगी हाइड्रोलिक स्ट्रेस, पूरा वॉल्यूम में जो खेल हो रहा है। और एक होता है टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेस। टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेस जैसा यहां दिखाया गया है, एक सिलेंडर है, इस पे सरफेस पे ऐसे फोर्स लगा दिया टेंजेंशियल। मैं आपको थोड़ा दिखाता हूं, ये क्यूब रखा है, तो ये जो क्यूब है क्या बोलते हैं इसको, रूबिक क्यूब शायद, तो ये मान लीजिए सरफेस है, इस सरफेस में ऐसा फोर्स लगा रहा हूं, ऐसे देख रहे हैं ना आप, ये क्या है, इस सरफेस के टेंजेंशियली है, ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये ऊपर वाला सरफेस नीचे वाली की अपेक्षा थोड़ा सा पैरेलली खिसक जाता है, इसमें नहीं दिखेगा आपको। लेकिन अपनी किताब ले लें अगर आप, और किताब रखें मोटी सी और ऊपर ऐसे लगाएंगे तो ऊपर वाली किताब का लेयर नीचे वाली किताब की अपेक्षा थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, वहां आसानी से देख पाएंगे आप। लेकिन शिफ्टिंग सब में होती है। तो ये जो कहानी है, जो सरफेस के टेंजेंशियली फोर्स लगाकर हम इसको खिसकाते हैं, उसको बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। और इस शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू भी हम समझेंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेस समझ गए होंगे। ये नीचे वाली देखिए सरफेस से ऊपर वाली सरफेस थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है, और ये फोर्स कैसे है, टेंजेंशियल टू द एरिया, जो मैंने आपको समझाया। तो ये आपकी कहानी हो जाती है शेयरिंग स्ट्रेस की या टेंजेंशियल स्ट्रेस की। तो चार तरह के आए, ये दो तरह को तो एक में रख सकते हो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लेकिन फिर भी टेंसाइल, कंप्रेसिव, हाइड्रोलिक और टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेस, ये चार प्रकार के स्ट्रेस आपके सामने आ गए, जो आप मेरे ख्याल से पकड़ पाए होंगे। अब अगली बात करते हैं हम लोग स्ट्रेन की। तो स्ट्रेन का क्या मतलब होता है, स्ट्रेन का मतलब होता है डिफॉर्मिटी का फ्रैक्शन, यानी लेंथ अगर खींच के बढ़ा रहे हो तो डेल्टा एल अपॉन एल, मतलब जितना चेंज हुआ है लेंथ में अपॉन जितनी लेंथ पहले थी, यही चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अगर हम लेंथ की बात करेंगे तो स्ट्रेन में लिखेंगे जितना लेंथ में चेंज हुआ है अपॉन एल, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, दिस इज इक्वल टू स्ट्रेन। ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएगा, आगे पढ़ेंगे हम लोग। और वॉल्यूम में ऐसा है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा, यानी कितनी चीज डिफॉर्म हुई है वो ऊपर और कितनी ओरिजिनल थी नीचे। तो ये पता करने का तरीका है कि डिफॉर्मिटी का फ्रैक्शनल अप्रोच कितना है, दिस इज नोन एज ए स्ट्रेन। तो यही बात लिखी है, द रेशियो ऑफ द चेंज इन एनी डायमेंशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। स्ट्रेन रेशियो है दो सेम क्वांटिटीज का, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ये प्योरली एक नंबर आएगा, रेशियो है क्योंकि। अब देखिए टाइप्स ऑफ स्ट्रेन क्या होते हैं, स्ट्रेन के प्रकार कह लीजिए। तो पहला कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जब भी कोई वायर आप लेते हैं, मान लीजिए एक सिलेंड्रिकल वायर है और इसको ऐसे खींचेंगे तो ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा ना ऐसे, तो ये मान लीजिए डेल्टा एल एक्सटेंड हुआ और पहले इसकी ओरिजिनल लेंथ थी एल, तो डेल्टा एल अपॉन एल को आप बोल देंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल, और ये रहा बेटा स्ट्रेन। तो ये आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया, यही यहां पे लिखा हुआ है।
लेंथ के हिसाब से। कंप्रेशन में भी जाएंगे तो यही मिलेगा। अब कंप्रेशन यानी दबाने में या खींचने में लॉन्गिट्यूडनली बात इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात लिखी है, आप समझ सकते हैं, लेंथ पर यूनिट, ओरिजिनल लेंथ वगैरह वगैरह, ये सेम बात आसानी से समझ में आती है। दूसरे टाइप की बात करेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करेंगे। आपको बताया था ना कि किसी भी बॉडी को अगर हम लोग किसी, सपोज करिए लिक्विड में डाल रहे हैं, तो चारों दिशाओं से सेम फोर्स लगता है, सेम प्रेशर लगता है उस पर, तो उस समय वॉल्यूम में चेंज आएगा, तो ये डेल्टा V अपॉन V क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बड़ी आसान सी बात है। अब अगला तीसरा आ जाता है जिसे आप बोलते हैं शेयर स्ट्रेन या शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन वाली बात आपने यहां देखी थी। इस डेल्टा x अपॉन जो इसका लेंथ है, ये लेंथ का मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेन। व्हाट इज दिस? दिस इज शेयरिंग स्ट्रेन। और शेयरिंग स्ट्रेन को हम लोग आगे आप देखेंगे रिप्रेजेंट किया जाएगा G से। तो इससे जैसी बात आएगी हम आपको दिखाएंगे, तो G से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी शेयरिंग स्ट्रेस को हम लोग स्ट्रेन को डेल्टा x अपॉन x लिख रहे हैं, और कई जगह ये थीटा लिखा जाता है। अभी टेन थीटा जो है ना, टेन थीटा, तो ये क्या होगा, इस ट्रायंगल में देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये इसी के बराबर आ गया। क्योंकि थीटा काफी छोटा होता है तो कई बार इसी को हम लिख देते हैं थीटा। तो इस थीटा को भी हम क्या कहते हैं, ये जो थीटा है महाशय, इसको बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेन। तो ये देखिए शेयरिंग स्ट्रेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा और डेल्टा x अपॉन एल जो मैंने बोला, ये क्या है, शेयरिंग स्ट्रेन। जब आप टेंजेंशियली किसी सरफेस पे फोर्स लगाते हैं, वो जितना खिसकता है, तो डेल्टा x अपॉन बीच का, दोनों लेयर के बीच का लेंथ, सेपरेशन। अब अगली चीज आती है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होती है, किसी भी बॉडी की वो लिमिट जहां तक आप उसको खींचें और वो वापस अपना ओरिजिनल शेप रिगेन कर ले, उसको बोलते हैं आप इलास्टिक लिमिट। वो मैक्सिमम स्ट्रेस की वो वैल्यू, वो लिमिट जहां तक आप स्ट्रेस लेके जाएं, फिर वो हटा दें स्ट्रेस डिफॉर्मिंग फोर्स, तो उसके बाद वो रिगेन कर ले अपनी ओरिजिनल शेप को। बात समझ में आ रहा है? ओरिजिनल शेप साइज को रिगेन कर ले तो उसे बोलेंगे हम लोग क्या, इलास्टिक लिमिट। अगर हम इलास्टिक लिमिट से ऊपर चले गए, स्ट्रेस हमने उससे भी ज्यादा लगा दिया, तो जब आप बॉडी को छोड़ेंगे तो ओरिजिनल साइज और शेप नहीं पकड़ पाएगी, उसमें परमानेंट खिंचाव आ जाएगा, जिसे बोलते हैं परमानेंट सेट। अगर इससे ऊपर चले गए, मेरे कहने का क्या मतलब है कि ये समझाने के लिए ये मैं बात कर रहा, मान लीजिए इसको मैंने खींचा और यहां तक खींचा, दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस, कि हम छोड़े तो ये वापस पकड़ ले। लेकिन सपोज करिए हम इससे भी ज्यादा काफी खींच दें, तो जब हम छोड़ेंगे इसको तो ये थोड़ी लंबी हो जाएगी, खिंच जाएगी, ये प्लास्टिक टूट जाएगी ज्यादा खींचेंगे तो। आप समझ रहे होंगे, किसी भी तार को ले लीजिए, तो स्प्रिंग है, तार ले लीजिए, तार को कुछ खींचेंगे थोड़ा, छोड़ेंगे तो वापस, लेकिन आप जरूरत से ज्यादा खींच देंगे तो जब छोड़ेंगे तो वो खिंचा हुआ ही दिखेगा, परमानेंटली खिंच जाएगा, उसको बोलते हैं परमानेंट सेट। ये इलास्टिक लिमिट से ऊपर जब आप स्ट्रेस लगा देते हैं तो ये कांड हो जाता है। इलास्टिक लिमिट क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस जहां तक आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटावें तो बॉडी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर ले। बात समझ में आई होगी, इलास्टिक लिमिट किसकी बातचीत हम लोग कर रहे हैं। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज आती है जो आपसे पूछी भी जाती है, वो है बेटा हुक्स लॉ। हुक्स लॉ बहुत ही सिंपल है, ये बोलता है फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशंस। स्मॉल डिफॉर्मेशंस का मतलब क्या हो गया कि स्ट्रेन की वैल्यू कम रखते हुए, यानी कि बहुत भयंकर खींच दिया, उस समय स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस जो होता है स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है, कि जैसे जैसे स्ट्रेस आप बढ़ाएंगे, F अपॉन ए मतलब फोर्स बढ़ा रहे हैं, तो स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसमें एलोंगेशन डेल्टा एल अपॉन एल कह लीजिए, स्ट्रेन बढ़ता जाएगा। तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक लगा देते हैं के, और इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये देखिए, ये के को ही हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो ये आपके यहाँ बड़ा पूछा जाता है कि हुक्स लॉ बताइए, तो हुक्स लॉ यही है, प्यार से आप बता सकते हैं स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, एंड के आ जाएगा मॉडुलस ऑफ
इलास्टिसिटी। अधिकतर लॉ हुक्स लॉ फॉलो करते हैं क्योंकि इंपेरिकल लॉ है, लेकिन कुछ लोग फॉलो नहीं भी करते हैं। सम मटेरियल्स विच डू नॉट एग्जिबिट दिस लीनियर रिलेशनशिप। ये लीनियर रिलेशनशिप है ना, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, कई लोग ऐसा नहीं भी शो करते हैं। तो ऐसा नहीं समझना है कि सारे मटेरियल को हुक्स लॉ फॉलो करना ही है। बढ़िया, अगली बात देखते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ए मेटालिक वायर। अब क्या है, आपको समझाने के लिए जो कर्व है ना, ये एक वायर ले लिया गया है और उस वायर को हम खींचते जा रहे हैं। ये देखिए जैसे वायर है, वायर तो यहाँ है नहीं, ये समझ लीजिए एक वायर है। इस वायर को हम यहाँ फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं। खींचने का मतलब क्या है, इस पे स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, और स्ट्रेस बढ़ाते बढ़ाते हम नोट डाउन कर रहे हैं कि इसमें स्ट्रेन का बिहेवियर क्या है, जिसकी मदद से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम बना देते हैं। और हम ये देखते हैं कि जो मटेरियल्स हैं वो कैसा बिहेवियर रखते हैं, कि स्ट्रेस बढ़ाने पर कैसा कैसा बिहेवियर रख रहे हैं। आप समझ गए ना, ये जो खींचने की प्रक्रिया है किसी तार की, वो यहाँ दिखाई गई है। आप ये प्रक्रिया इसको दबाने पे भी लागू कर सकते हैं, मोर और लेस ऐसा ही कर्व मिलेगा आपको। कंप्रेशन की तरह भी, ये क्या है, एक्सटेंशन है। कंप्रेशन में भी करेंगे तो ऐसा ही एनालॉगस बिहेवियर शो करेगा। एनालॉगस का मतलब इसी के अनुरूप ये बिहेवियर शो करेगा। बात पकड़ पाए होंगे। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, एक वायर को खींच रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हैं, स्ट्रेन नोट कर रहे हैं। ये देखिए स्ट्रेन इधर दिया गया है, स्ट्रेस यहां पे दिया गया है। स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी जितना आप फोर्स लगा रहे हैं पर यूनिट एरिया, फोर्स बढ़ाओगे तो स्ट्रेस बढ़ जाएगा, डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ाएंगे तो उसी के बराबर जो है नॉर्मल कंडीशन में आपका इंटरनल फोर्स होता है, F/A लगता चला जाएगा। तो देखिए यहां पर जब शुरू में आप स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो एक रीजन मिलता है O से लेकर A तक। ये देखिए A पॉइंट है और इसमें लीनियर एक सीधी लाइन मिलती है। ये लाइन क्या शो करती है कि ये हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तार को खींच रहे हैं ना, फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, तो हुक्स लॉ फॉलो करता है। ये देखिए द वायर ओबेज हुक्स लॉ अप टू द पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है, एंड कॉल्ड द प्रोपोर्शनल लिमिट। इस पॉइंट ए को क्या बोलते हो, प्रोपोर्शनल लिमिट। इस समय अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देंगे तो ये पूरी तौर पर अपने साइज शेप को रिगेन कर लेता है, यानी तार को खींच के छोड़ देंगे, वापस चला जाएगा अपनी साइज एंड शेप में। तो ये पॉइंट ए हो गया। अब हम देखेंगे ए से बी में क्या हो रहा है। तो अगली स्लाइड में आ गया ए से बी का मामला। अब आपने क्या किया कि ए तक जो स्ट्रेस लगाया था वो और बढ़ाया, ए से बियॉन्ड चले गए। तो जब स्ट्रेस बढ़ाते हो तो यहां पर आपको लीनियर रिलेशनशिप नहीं मिलती, यानी हुक्स लॉ ओबे नहीं होता। लेकिन बी पॉइंट तक आप जाते हो तो अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दोगे तो भी ये अपना रिगेन कर लेता है साइज एंड शेप, यानी जो तार था वो ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। इस पॉइंट को हम बोलते हैं बी को इलास्टिक पॉइंट या इलास्टिक लिमिट, यानी इस पॉइंट तक आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे तो ये ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेगा। तो दिस इज द इलास्टिक लिमिट। और यहां पर जो आपका या यील्ड पॉइंट भी बोलते हैं, और जो स्ट्रेस यहां पर आता है उसको बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ। करॉस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है उसको बोल देते हैं यील्ड स्ट्रेंथ। इसको सिग्मा वाई है, इसको ध्यान रखिए। तो ये कहानी आप समझ में आ गई होगी कि ए से बी तक जब गए तो हुक्स लॉ फॉलो नहीं हुआ, लेकिन डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पर इसने अपना ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर लिया है। बी पॉइंट क्या कहलाता है, इस इलास्टिक लिमिट। आप समझ रहे हैं, इसके ऊपर जाएंगे तो डिफॉर्मिटी शुरू हो जाएगी। इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट। और यहां पर पाए जाने वाला जो कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस है उसकी वैल्यू होती है यील्ड स्ट्रेंथ। ये यहां पर जो एस वाई आपको दिख रहा है, एस वाई या सिग्मा वाई, इसको हम बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ। अब आप नहीं माने, आपने कहा इससे भी ज्यादा मैं स्ट्रेस बढ़ाऊंगा, बढ़ा लीजिए। तो बी से ऊपर चले गए, तो बी से लेकर डी तक देखिए, इस बी से लेकर डी तक इस पॉइंट में आप स्ट्रेस को जब इलास्टिक लिमिट से ज्यादा बढ़ा देते हैं तो कोई भी पॉइंट इसके बीच ले लें, बी डी के बीच में, सपोज सी ले लिया। अब अगर डिफॉर्मिंग फोर्स आप हटाते हैं तो ये ओरिजिनल साइज एंड शेप नहीं लेता है, एक परमानेंट सेट
सेट हो जाता है। मतलब जब खींच रहे थे, खींचे छोड़े तो थोड़ा सा खींचा ही रह गया परमानेंट, वापस ओरिजिनल नहीं किया। जैसे मैंने समझाया था कि एक वायर है, उसको खींचा और खींच के छोड़ दिया, तो एक तो वापस आ जा रहा है पूरी तरह, लेकिन एक पूरी तरह वापस नहीं आ रहा, थोड़ा खिंच गया है, परमानेंटली खिंच गया है। तो वो कहानी क्या है, इस रीजन में होती है सी से डी तक। यहां पर स्ट्रेस की थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाते हैं देखिए, और स्ट्रेन आपका ज्यादा बढ़ जाता है। छोटी सी वैल्यू स्ट्रेस की बढ़ाने पर स्ट्रेन ज्यादा बढ़ता है, और इस रीजन को बोलते हैं बी से लेकर डी तक जो है प्लास्टिक रीजन। ये देखिए प्लास्टिक रीजन, और इसके बीच में कोई भी पॉइंट आप ले लेंगे, वहां पर आप अगर डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं तो परमानेंट सेट हो जाएगा, यानी कुछ ना कुछ खिंच जाएगा वायर। तो ये आपको परमानेंट सेट है, ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। और पॉइंट डी पर जो आपको स्ट्रेस की वैल्यू मिलती है, इसको हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये आप सिग्मा यू कह दीजिए, इसे सिग्मा वाई कह दें। तो ये सिग्मा यू है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी एक टेंसाइल स्ट्रेंथ या स्ट्रेस की वैल्यू टॉप पहुंच गई है। अब आपने कहा भाई डी पर पहुंच गए, लेकिन और हम बढ़ा के देखेंगे क्या होता है। तो आपने जैसे ही डी से ज्यादा यहां पर थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाया, ये सीधे फ्रैक्चर पॉइंट पे पहुंचता है, यानी तार टूट जाएगा। आप इसके बाद डी पॉइंट के पास अगर आप स्ट्रेस को कम भी कर देंगे तो भी स्ट्रेन बढ़ता रहेगा, टूटेगा। देखिए स्ट्रेन बढ़ रहा है, स्ट्रेस कम करने पर भी आपका स्ट्रेन बढ़ता जाएगा और ये टूट जाएगा। तो अगर आप यहां पर देखें कि अगर आपने डी पॉइंट से ऊपर स्ट्रेस बढ़ाने के बाद ये चालू हो जाएगा खिंचना अपने आप ही। अगर स्ट्रेस हटा भी देंगे, कम भी कर देंगे, तो भी खिंचता जाएगा, टूट जाएगा। तो टूटने का मतलब फ्रैक्चर पॉइंट है, दिस इज ई। तो ये यहां पर लिखिए डी टू ई रीजन क्या है। तो आप मोटे तौर पे अगर समरी कर ली जाए तो ओ से ए तक हुक्स लॉ फॉलो हुआ, उसके बाद हुक्स लॉ फॉलो नहीं हुआ, लेकिन ओ से ए तक डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया था तो ओरिजिनल शेप में आ गया था। ए से बी में हुक्स लॉ फॉलो नहीं हुआ, लेकिन डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया तो वापस ओरिजिनल शेप में आ गया। ये हो गई इलास्टिक लिमिट, और ये है प्रोपोर्शनल लिमिट। फिर बी से डी तक आ गया प्लास्टिक रीजन। अगर डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया, स्ट्रेस हटाया, तो परमानेंट सेट आ गया, ओरिजिनल शेप साइज में नहीं आया, कुछ ना कुछ खिंचाव लेके आया। और डी के ऊपर चले गए तो भाई साहब ये टूट गया, फ्रैक्चर पॉइंट है। ये इसकी समरी हो गई। ये जो कर्व है, ये कर्व आपसे पूछा भी जाता है, और इसके कुछ ना कुछ निकाल के इससे पूछ लेते हैं। तो इन पॉइंट्स को जो बोल रहे हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, प्लास्टिक बिहेवियर, फ्रैक्चर पॉइंट, परमानेंट सेट वगैरह वगैरह पकड़ के रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बेसिस पर हम मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन कहने का मतलब क्या है कि ये मटेरियल ज़्यादा डक्टाइल है या ब्रिटेल है या ये मेलेबल है, इलास्टोमर है, क्या इन सब का मतलब क्या है अभी आप देखते रहेंगे। कुछ मटेरियल्स को लंबे तारों में आप खींच लेते हैं, बना लेते हैं, कुछ को पीट पीट के चादर बना लेते हैं, कुछ मटेरियल गिरते ही टूट जाते हैं जैसे शीशा, कुछ मटेरियल को और बातें करते हैं। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बेसिस पर हम कैसे किसको क्या मटेरियल बोलेंगे। तो पहला वाला आ जाता है डक्टाइल मटेरियल। तो ये डक्टाइल मटेरियल क्या होते हैं? डक्टाइल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में ये जो प्लास्टिक रीजन होता है, इलास्टिक पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट के बीच में ये कर्व, ये रीजन ज्यादा होता है। तो प्लास्टिक रीजन ज्यादा होने की वजह से इनको जब खींचोगे तो खिंचते चले जाते हैं, जल्दी टूटते नहीं हैं। इस प्रॉपर्टी की वजह से डक्टाइल जो मटेरियल्स होते हैं उनको लंबे लंबे तारों में बनाया जा सकता है, इनके वायर्स बनाए जा सकते हैं, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, आयरन, एल्युमिनियम। हमारे यहाँ बिजली के जो तार हैं वो अच्छी क्वालिटी के कॉपर के यूज़ किए जाते हैं, कुछ लोग एल्युमिनियम के भी यूज़ करते हैं। घर में जो वायर्स इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, क्योंकि पतले पतले तार इनके आप बना सकते हो। क्यों बना सकते हो? क्योंकि ये डक्टाइल मटेरियल हैं। डक्टाइल मटेरियल होने का मतलब इनका प्लास्टिक रेंज काफी ज्यादा होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लास्टिक रेंज? इलास्टिक लिमिट से लेकर फ्रैक्चर पॉइंट का जो रीजन है वो दूर है इससे। तो ये रीजन आपका ज्यादा है, इसलिए खींचते चले जाओ, टूटेंगे नहीं।
है ना, जल्दी तारों में ढल जाएंगे। तो डक्टाइल वाला मतलब हो गया, पूछे तो ऐसा बता दीजिएगा। दूसरा पॉइंट कहते हैं ब्रिटल मटेरियल्स। ब्रिटल मटेरियल्स कैसे होते हैं? जैसे सिरामिक्स, ग्लास, आपके हाथ से छूट जाए तो ज़मीन पे फटाक से टूट जाता है। इसमें क्या होता है कि ये जो प्लास्टिक रीजन है ये बहुत छोटा होता है, इलास्टिक लिमिट और फ्रैक्चर पॉइंट के बीच में गैप बहुत कम होता है। तो जैसे ही थोड़ा सा उनके ऊपर कंप्रेशन या खिंचाव पड़ता है, फट से टूट जाते हैं, क्योंकि फ्रैक्चर पॉइंट काफ़ी करीब है। इसे बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल्स। एग्जाम्पल ग्लास, सिरामिक्स, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन भी आपने देखा होगा, ध्यान दे पाए होंगे, जब आपका सीवर लाइन वगैरह पड़ती है उनके ऊपर कास्ट आयरन के ढक्कन रख दिए जाते हैं, तो वो बड़ी सुविधाजनक होते हैं। लेकिन अगर ऊपर से गिरा देंगे तो आयरन नहीं, फट से टूट जाएंगे वो कास्ट आयरन। हमारे ख्याल से आपने कास्ट आयरन देखा होगा, नहीं देखा तो कई जगह मैनहोल के ढक्कन वक्कन भी जो रहते हैं वो भी कास्ट आयरन के रख दिए जाते हैं। और कई लोग तो चोरी करके बेचते हैं, जो गलत गड़बड़ आदमी होते हैं। हिंदुस्तान में हर जगह मौका मिल जाए तो हर चीज़ बिक जाती है चोरी करके। पार्क में रेलिंग लगी होती है, वो काट ले जाते हैं। हमारे ही बगल के पार्क में सब गायब हो चुकी है, पता नहीं कौन रेलिंग काट काट के बेचते रहते हैं, बताइए। खैर एनीवे, वापसी करते हैं। तो आप ये कास्ट आयरन के ढक्कन भी चोर चोरी बहुत करते हैं, क्योंकि बाजार में अच्छे पैसे में बिक जाते हैं, लेकिन वो गिरेंगे तो टूट जाएंगे। समझ गए ना? मैनहोल का ढक्कन, जो गटर वटर का ढक्कन होता है, इससे बना लिया जाता है। काफ़ी स्ट्रांग होते हैं लेकिन ब्रिटल होते हैं, गिरेंगे तो टूटेंगे। खैर, अब तो सीमेंट इमेंट के भी रखने लगे हैं लोग। खैर एनीवे, आप समझ पाए होंगे ब्रिटल मटेरियल का मतलब। अगली बात आती है मेलेबिलिटी। तो मेलेबिलिटी क्या होती है? कई मटेरियल्स को हम क्या करते हैं, जब कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस करने पर इनके पतली पतली चादरें बन जाती हैं, और ये फटते नहीं हैं, चादर बनवा लेते हैं। ऐसे प्रोडक्ट को, मटेरियल को मेलेबल मटेरियल, और इस प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपने बूंदी के लड्डू खाए होंगे, बर्फी खाई होगी, काजू कतरी बोलते हैं, काजू कतली, उसमें देखिए सिल्वर की वो लगी होती है, अर्क लगा होता है, उसको बोलते हैं, सिल्वर चढ़ा होता है, देख के बड़ा अच्छा लगता है, खाने में मज़ा आता है। बूंदी के लड्डू पे दिख जाएंगे वो अर्क, या जो बर्फ़ी होती है काजू कतली वगैरह, उस पर चढ़ाया जाता है, जैसे देखने में अच्छा लगे या बने। आपने उस प्रोसेस को शायद कभी नहीं देखा होगा। उस प्रोसेस में क्या होता है, सिल्वर को लेते हैं और लेदर के बैग में रख कर उसको पीटते हैं खूब। इतना पीटते हैं, इतना पीटते हैं, इतना पीटते हैं कि वो एकदम इतना महीन हो जाता है, जो अर्क नुमा हो जाता है। अर्क का मतलब एक लेयर हो जाती है, वरना इतने में चांदी के हाथ दे देंगे आपको। तो वो इतनी पिटाई होती है, लेकिन वो फटते नहीं है, वो चादर नुमा फैलते चले जाते हैं। ये गुण आपको मिलता है सिल्वर में, ये गुण मिलता है गोल्ड में। इसीलिए कई एक्सपेरिमेंट में गोल्ड का यूज किया गया है पतली शीट लेने के लिए, क्योंकि वो मेलेबल है ज़्यादा। ठोक ठोक के दबा दबा के पीट पीट के उसको फैला सकते हो। तो ये कहानी इसकी होती है। ये देखिए कंप्रेशन की कहानी है, उसको खींच नहीं रहे हैं, उसको पीट के दबा रहे हैं। तो एक पॉइंट आता है इलास्टिक लिमिट, जो आ रहा था खींचने में इलास्टिक। उसके बाद अगला आ रहा था इलास्टिक लिमिट से ऊपर आ जाते हैं क्रशिंग पॉइंट, और क्रशिंग पॉइंट के बाद उसको जब पीटोगे तो वो वापस नहीं आता, वो फैलता चला जाता है। और ऐसे मटेरियल्स को आप क्या बोलते हैं? मेलेबल मटेरियल्स। और वो मटेरियल्स गोल्ड, सिल्वर, लेड, ये सब हैमर्ड करके इनकी पतली पतली शीटें बनाई जाती हैं। तो कंप्रेशन में इलास्टिक लिमिट पार करके एक पॉइंट आएगा क्रशिंग पॉइंट, और क्रशिंग पॉइंट के बाद में आप जब पीटोगे तो फैल के बिल्कुल वापसी नहीं करेंगे, वो जितना पीट दोगे उतना फैल जाएंगे। अगली बात करते हैं इलास्टोमर्स। ये बच्चों को, कई बच्चों को थोड़ा सा अंदाजा इसका कम रहता है। तो इलास्टोमर्स में देखिए क्या लिखा है, ये फिगर दिखाई गई है हमारी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, हमारे हार्ट में जो टिश्यूज एरोटा का है, हार्ट में जो नली होती है ब्लड ले जाने वाली, उसका है। इसमें दो बातें देखने में आती हैं, जैसा कि इस एनसीईआरटी किताब में भी लिखा हुआ है। पहली बात क्या लिखी है कि ये हुक्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है। ये देखिए स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेस स्ट्रेन में स्ट्रेट लाइन होगी तो हुक्स लॉ फॉलो करेगा। तो ये अरोटा में आप देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं कर रहा है, और कोई वेल डिफाइंड प्लास्टिक रीजन नहीं है। प्लास्टिक रीजन का मतलब खींचें और छोड़ें तो परमानेंट सेट आ जाए, ऐसा इसके अंदर नहीं मिलता है, कोई वेल डिफाइंड रीजन नहीं है। तो ऐसे मटेरियल्स, ऐसी चीज़ें जिनके अंदर ज़्यादा स्ट्रेन पैदा किया जा सके, उसको बोलते हैं इलास्टोमर्स। एग्जाम्पल जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर एरोटा है, और रबड़ बैंड, इसको भी ले सकते हैं, प्लास्टिक मटेरियल लिखा होगा कहीं, एरोटा, रबर, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आप पैदा कर सकते हैं, इस वजह से इनका नाम होता है इलास्टोमर्स।
तो समझ गए इलास्टोमर क्या होता है, जहां पर स्ट्रेन ज़्यादा पैदा किया जा सके। अब हम बात आगे बढ़ाते हैं और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पे आते हैं, जो पहले डिफाइन किया था हम लोगों ने, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना। तो K की वैल्यू थी जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इसी को यहां पर E स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिख रहे हैं और इसी को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कई तरह की होती है, चर्चा जारी रखते हैं। कौन कौन से तरीके की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मिलेगी? पहली मिलेगी यंग मॉडुलस, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ, किसी बॉडी को खींच रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं, यंग मॉडुलस साहब आ गए। बल्क मॉडुलस बी से दिखाते हैं, ये वॉल्यूम वाली केस होती है, डेल्टा वी अपॉन वी की जो बात कर रहे थे हम लोग, जो करेंगे मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन उस चर्चा में। फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शेयर मॉडुलस ईटा, तो ये तीन तरह की मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आ गई। एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। पहली देखिए यंग मॉडुलस की चर्चा करते हैं। यंग मॉडुलस क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। किसी भी वायर को, चीज को आप खींच रहे हैं या दबा रहे हैं, तो उसका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो बन रहा है उसको हम बोलते हैं यंग मॉडुलस। तो ये वाई से शो किया जाता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेस की वैल्यू सिग्मा से दिखा रहे हैं, स्ट्रेन की वैल्यू एप्सिलॉन से, ये कांस्टेंट होता है। अब स्ट्रेस हम जानते हैं क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया पढ़ चुके हैं, और स्ट्रेन पढ़ चुके हैं डेल्टा एल बाई एल। तो इसको जब रिकंबाइन करेंगे तो एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल आ जाएगा। ये यंग मॉडुलस का फॉर्मूला है, इसी को यंग मॉडुलस कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल, मतलब वो स्टील का है, कॉपर का है, किस चीज का है, इस पे वाई डिपेंड करेगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो। यही बात देखिए यहां पर दिखाई गई है कि ये एक वायर है, आपने इसको डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, डेल्टा एल खिंच गया, तो डेल्टा एल अपॉन एल हो गया स्ट्रेन, एफ वाई हो गया स्ट्रेस। तो ये एफ अपॉन ए ये दिखा चुके हैं पीछे, अब ये वैल्यू आपकी आ गई। और ये है यंग मॉडुलस की डेफिनेशन विद इन द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर। द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। ये पूछा जाए व्हाट इज यंग मॉडुलस, तो ये दो लाइनें आप लिख दीजिएगा प्लस फॉर्मूला और डायग्राम बना दीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा। तो ये यंग मॉडुलस की कहानी है, और इसकी एसआई यूनिट देखिए पास्कल वगैरह आ जाती है, बाकी आप इसको जान सकते हैं, क्योंकि पास्कल के एफ बाई ए पास्कल आ रही है, दोनों की यूनिट तो सेम है, जो कट जाएगी आपस में। ठीक है, अब मान लीजिए जो वायर ले रखा है वो वायर सिलिंड्रिकल इन नेचर है, ऐसे। तो ये अगर एरिया लोगे तो इस एरिया को पाई आर स्क्वायर रख देते हैं, यही एफ अपॉन ए की जगह पाई आर स्क्वायर रख दिया है, एल अपॉन डेल्टा एल आ गया, ये यंग मॉडुलस है। जब हमारा वायर कैसा हो, सर्कुलर इन शेप, ये सर्किल आपको दिखाया, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आती। तो इस तरीके से आप इसको पकड़ सकते हैं और चीज़ें कह सकते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसके एक आधे, जिसको करके हमें आइडिया ज़्यादा बेहतर मिल जाएगा। तो एग्जाम्पल 8.1 एनसीईआरटी का है, चमक रहा है तो दिख नहीं रहा है। स्ट्रक्चरल रॉड हैज ए रेडियस ऑफ, ये एक रॉड ले लो और इसका जो रेडियस इन्होंने बताया है 10 मिलीमीटर है। ठीक, यानी मीटर में बात करें तो 10 की पावर 2 मीटर हो गया। आगे की चर्चा करते हैं। 10 मिलीमीटर, 10 की पावर -2 मीटर, एंड ए लेंथ ऑफ 1 मीटर। इसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर। ए फोर्स कितना लग रहा है इस पे? उस फोर्स की वैल्यू है 10 kN। 10 kN आप जानते ही हैं, 10 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा मौका लगते ही। स्ट्रेचेस इज अलोंग इस लेंथ, लेंथ के अलोंग इसको खींच रहा है। स्ट्रेस हमको कैलकुलेट करना है, इधर कैलकुलेट कर लेते हैं किनारे। हमें पता है कि जो स्ट्रेस की वैल्यू होती है वो होती है एफ अपॉन ए, हमने भी फॉर्मूला सीखा हुआ है। यहां पर हो जाएगा एफ अपॉन ए का मतलब पाई आर स्क्वायर। तो फोर्स कितना है? 10 इंटू 10 की पावर 3, 10 के लिखा था ना, और पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू हो गई 3.14, और आर स्क्वायर आर है 10 की पावर -2, ये रहा स्क्वायर। इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 3.18 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपका स्ट्रेस आ गया बड़ी आसानी से। दूसरा कह रहा है इलोंगेशन,
हमें कितना डेल्टा एल कितना है। तो यंग मॉडुलस वाला जो फॉर्मूला होता था y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन F अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन एल। इससे अगर मैं डेल्टा एल निकालूं तो F अपॉन ए और y आ जाएगा नीचे और L हो जाएगा ऊपर। अब इसी की इसको रख देते हैं यहाँ पर। F अपॉन ए तो ऊपर से निकाला ही था, 3.18 इंटू 10 की पावर 8। लेंथ कितनी है इसकी? 1 मीटर। और यंग मॉडुलस कितना है? ये यंग मॉडुलस है 2 इंटू 10 की पावर 11। तो 2 इंटू 10 की पावर 11। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 1.59 इंटू 10 की पावर -3 मीटर या 1.59 मिलीमीटर। ये एलोंगेशन आ गया आंसर नंबर बी। ये आपका ए था। अब आते हैं हम लोग सी के ऊपर। सी भी है क्या? हाँ। स्ट्रेन ऑन द रॉड, स्ट्रेन निकालने की बातचीत कर रहे हैं। तो स्ट्रेन ऑन द रॉड क्या हो जाएगा? स्ट्रेन का मतलब है डेल्टा एल अपॉन एल। ये स्ट्रेन होता है यहां पर। डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आई है? ये डेल्टा एल है 1.59 इंटू 10 की पावर -3 मीटर और एल था 1 मीटर। तो ये वैल्यू हो गई 1.59 इंटू 10 की पावर -3। और परसेंटेज में ले लो तो 1 मीटर का ये कितना परसेंट है? करीब करीब देखेंगे तो 0.16%। परसेंटेज की बात की जाए 1 मीटर का ये कितना परसेंटेज निकाल लेंगे? 0.16। इस तरह से सवाल हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। अगला भी सवाल है वो भी हम लोग करते हैं। इंटरेस्टिंग सवाल है, जैसे आप कर पाए, आप नोट कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले न्यूमेरिकल की तरफ। ये देखिए अगले न्यूमेरिकल पे आ गए। इसको भी मैं आपको करके दिखाता हूं। इंटरेस्टिंग सवाल है। लिखा है एक कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2.2 मीटर and a steel wire of length 1.6 meter, both of diameter 3 millimeter, are connected end to end। इस तरह से है। दोनों का रेडियस सेम है लेकिन लेंथ अलग अलग है। इसकी जो लेंथ थी, लेंथ ऑफ कॉपर वायर, वो है 2.2 मीटर और उसके बाद स्टील वायर की जो लेंथ है वो है साहब 1.6 मीटर। एंड टू एंड इस तरीके से लटका दिया गया है। अब क्या कह रहा है? व्हेन स्ट्रेच्ड बाय ए लोड, यहां पर कोई लोड लगा दिया गया होगा, उससे स्ट्रेच किया जा रहा है। द नेट एलोंगेशन इज फाउंड टू बी 0.70 मिलीमीटर। यानी नेट एलोंगेशन का मतलब है डेल्टा एल सी प्लस डेल्टा एल एस। इसकी वैल्यू है 0.70 मिलीमीटर। बात समझ गए ना भाई? इसमें टोटल एलोंगेशन कितना होगा? इसमें जितना हुआ है प्लस इसमें जितना हुआ है, जितना ये खींचा प्लस जितना ये खींचा है, दोनों खिंचाव को जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा। ऑब्टेन द लोड अप्लाइड, ये जो लोड वेट लगाया गया है, इस वेट को हमको पता करना है, डब्ल्यू को। ठीक है, बात शुरू करते हैं। अब यहां पर देखिए क्या है, जो स्ट्रेस होगा इन दोनों वायरों के लिए एक जैसा ही होगा। तो स्ट्रेस की वैल्यू लिखते हैं, स्ट्रेस इज सेम फॉर बोथ वायर्स। ये जो वायर लटकाया है इसका वेट नहीं ले रहे हैं, वरना सोचो इस पे ये प्लस ये लग रहा है, इस वायर के वेट को नेग्लिजिबल मान रहे हैं। तो वेट अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस होता है, तो वेट अपॉन एरिया हो गया स्ट्रेस। अब हम इसकी बात करते हैं इस एलएस वाले के लिए। हमें मालूम है, देखिए ये फॉर्मूला, वाई का मतलब होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और ये स्ट्रेन को मैं लिख रहा हूं यहां पर डेल्टा एल अपॉन एल। तो अगर आप स्ट्रेस लिखना चाहेंगे तो वाई इंटू डेल्टा एल अपॉन एल भी लिख सकते हैं। इसी का मैं इस्तेमाल यहां करने वाला हूं। तो अगर मैं कॉपर ही है, कॉपर या स्टील की बातचीत करूं तो कॉपर के लिए लिख सकता हूं वाई सी, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए, इंटू डेल्टा एल सी अपॉन डेल्टा अपॉन एल सी।
या स्टील के लिए बात करूं YS, तो YS इंटू डेल्टा LS अपॉन LS। भाई स्ट्रेस तो सब पे सेम आया ना, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके स्ट्रेस की वैल्यू लिख दी हमने, बड़ी अच्छी बात है। अब देखिए इन दोनों को साथ में ले लीजिए, व्हाइट कलर ले लेते हैं। इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को हमने साथ में ले लिया, तो यहां से अगर मैं निकालूं डेल्टा LC अपॉन डेल्टा LS, तो डेल्टा LC अपॉन डेल्टा LS क्या हो जाएगा, YS अपॉन YC, ये YC नीचे आ गया और इंटू, और डेल्टा LS तो नीचे था, तो LC अपॉन LS, LC अपॉन LS। अब हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, इसी से निकाला है ये, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए YC YS दे रखा है, तो YC है 1.1 10 की पावर 11 अपॉन YC ऊपर रहना चाहिए, YS ऊपर रहना चाहिए, तो 2 इंटू 10 की पावर 11 अपॉन 1.1 इंटू 10 की पावर 11। लेंथ की बात कर लेते हैं, कॉपर की लेंथ कितनी थी, 2.2 मीटर अपॉन 1.6 मीटर। ये देखिए ये वैल्यू हमने इसमें पूरी वैल्यू ये पुट कर दी है। पुट करने के बाद ये आपको वैल्यू मिल जाएगी करीब करीब 2.5। इसका रेशियो इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका आ जाएगा 2.5। टोटल एलोंगेशन आपका दे ही था, ये फिर से लिख देते हैं। एक तो इक्वेशन बन गई डेल्टा LC अपॉन डेल्टा LS बराबर 2.5, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन आपको दे रखी थी जो कि थी डेल्टा LC प्लस डेल्टा LS, और ये मिलीमीटर में था, मीटर में चेंज कर लेंगे तो क्या लिख सकते हो, 7 इंटू 10 की पावर -4 मीटर, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लो। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, बहुत ही आसानी से ये डेल्टा LC की वैल्यू 2.5 डेल्टा LS आप पुट कर दो। इसमें सॉल्व करने के बाद देखिए आपकी डेल्टा LC की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर, और डेल्टा S की वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा LS की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10 की पावर -4 मीटर। अब हमको वेट निकालना था, है ना, लोड, तो लोड का ये फॉर्मूला पकड़ लेते हैं ऊपर वाला, इसका ये एक्सप्रेशन ले लेते हैं। तो यहां पर इस एक्सप्रेशन से W क्या लिखोगे, YC इंटू A करके, तो इसी को मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं। यानी लोड की बातचीत की जाए तो आप क्या लिखोगे, W इज इक्वल टू A इंटू YC इंटू डेल्टा LC अपॉन LC। अब वैल्यू डालते चले जाओ। एरिया की बात कितनी है भाई, एरिया कहीं दिया हुआ है क्या, कुछ मीटर सीटर नोट तो करनी, 3 मिलीमीटर डायमीटर है, तो 3 मिलीमीटर डायमीटर का आधा कर लेते हैं, रेडियस डायमीटर दिया है, तो पाई लिखिए 1.5 3 का आधा 10 की पावर -3 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो गया, इंटू YC की बात करते हैं। YC ऊपर लिखा हुआ था, एक बार देख लेते हैं, 1.1 इंटू 10 की पावर 11। आगे डेल्टा LC ये है 5 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन लेंथ ऑफ C विच इज 2.2। ये देखिए वैल्यू सारी पुट कर दी। अब इसको आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए और ये आ जाएगा 1.8 इंटू 10 की पावर 2 न्यूटन। ये आपका देखिए न्यूमेरिकल आ गया। ये सब जो NCERT के न्यूमेरिकल है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको अच्छे से कर लेना ही चाहिए। तो ये देखिए एक बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल था जो मैंने करके और समझाया आपको, इसको आप नोट कर लीजिए बेटा। तो ये पूरा दिख रहा होगा, मैं हट गया हूं, पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए होंगे। आगे की चर्चा करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं जहां तक आपको दिख जाए, ये आप नोट कर लें। तो आप नोट कर पाए होंगे आगे की। ये कहानी किसकी थी, यंग मॉडुलस की। 3 तरह के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पकड़े थे, यंग मॉडुलस हो गया। अगला हम लोग बात करते हैं बल्क मॉडुलस की। तो ये देखिए बल्क मॉडुलस की कहानी आ गई बेटा।
बल्क मॉडुलस में एक चर्चा हम लोग कर रहे थे कि सभी दिशाओं से सेम प्रेशर पड़े, तो ये बल्क मॉडुलस में लिखते हैं नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, या समझ गए आप, इसकी वैल्यू लिखेंगे नॉर्मल स्ट्रेस एफ अपॉन ए और डेल्टा वी अपॉन वी, जो ये वैल्यू आ जाएगी। भी नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि प्रेशर अगर बढ़ेगा, इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर का मतलब ये देखिए है ना बल्क मॉडुलस, ये P अगर बढ़ रहा है तो डेल्टा V घटेगा। भाई प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, इसलिए ये नेगेटिव साइन है। अब ये बढ़ाओगे ये घटेगा तो B हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम सिचुएशन में ये लिखा है ना, दस फॉर ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस बी ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव रहेगा तो ये नेगेटिव, ऑलरेडी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये पकड़ के आप चलिएगा कि प्रेशर बढ़ने पर वॉल्यूम घट रहा है, इसी वजह से नेगेटिव साइन यहां दिया गया है। तो ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ गया। बढ़िया, अब इसके कुछ यूनिट्स है वो भी पकड़ लेते हैं। एसआई यूनिट बल्क मॉडुलस की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, सीजीएस यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डायमेंशन फॉर्मूला आप यहां से देख ही सकते हैं। अब एक अगला टर्म आता है जिसे बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी में एनसीईआरटी में के से शो किया है, ये रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस होता है 1/b। तो ये कहीं पूछी जाए कि भाई कंप्रेसिबिलिटी क्या चीज है, तो k इज इक्वल टू 1/b, और इसी हिसाब से सारी बातें कर सकते हैं, कोई समस्या की बात नजर नहीं आती। अच्छा, एक न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल भी हम लोग फटाफट इसका कर लेते हैं। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल। लिखा है एग्जांपल 8.5, द एवरेज डेप्थ ऑफ द इंडियन ओशन इज अबाउट 3000 मीटर। कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा वी अपॉन वी। डेल्टा वी अपॉन वी निकालना, अभी निकालते हैं। ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ द ओशियन गिवन दैट द बल्क मॉडुलस ऑफ द वाटर इज दिस वन। बल्क मॉडुलस आपको दे रखा है, तो हम ये जानते हैं, देखिए कि जो बल्क मॉडुलस की वैल्यू है, जैसे हम बी लिख रहे हैं, वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का मतलब तो प्रेशर F/A है, जो प्रेशर से लिख देंगे, और स्ट्रेन है डेल्टा V अपॉन V। तो अगर मुझे फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम निकालना है तो F अपॉन A अपॉन B लिख देना हमको चाहिए। मैग्नीट्यूड लिया, माइनस साइन छोड़ दिया, अभी हमने माइनस बता रहा प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम कम होता है, तो उसको इग्नोर कर दिया है। अब यहां पर देखिए F अपॉन A को प्रेशर लिख सकते हो, इसको बल्क मॉडुलस लिख सकते हो, ये हमको निकालना है। तो ये दोनों P और B हमको चाहिए। तो प्रेशर के लिए बहुत सिंपल सा, समुद्र में प्रेशर क्या होगा, H rho G। पानी की जो हाइट, भाई समुद्र के अंदर जा रहे हो, जो हाइट ऑफ वाटर है, डेंसिटी ऑफ वाटर Ng। तो वैल्यू ले लेते हैं, हाइट कितनी है, 3000 मीटर। रो हो गया 1000 वाटर का होता है सीजीएस सिस्टम में, और G की वैल्यू 10 लेने को बोला है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 × 10⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज प्रेशर। और बल्क मॉडुलस भी यहां दिया है, तो फ्रैक्शनल चेंज लिखेंगे ना, फ्रैक्शनल कंप्रेशन, जो की वैल्यू हो गई डेल्टा V अपॉन V, और मैंने आपको यहां से दिखाया था P अपॉन B। तो P की वैल्यू है 3 × 10⁷, और B है 2.2 × 10⁹। कैलकुलेट किया तो 1.36 × 10⁻² आ गया, मतलब परसेंटेज में निकालो तो 1.36%। ये आपका आंसर आ गया, फ्रैक्शनल चेंज, बड़ी आसानी से। तो ये आपका ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे ही सवाल आते हैं आपके एग्जाम में, अगर आप मेरी बात सुनकर आप नोट्स बना लेते हैं तो आप शानदार प्रदर्शन करने वाले हैं, क्योंकि सारे टॉपिक आपके सिलेबस के सब कुछ मैं कवर कर रहा हूं, और बहुत कम समय में, इसीलिए होमवर्क करता हूं, आपके लिए स्लाइड बनाता हूं, जैसे कि समय कम लगे और प्रोडक्टिव लेक्चर ज्यादा हो, कम समय में ज्यादा कर पाए आप। खैर एनीवे, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए, आगे की बातचीत करते हैं, जो कि है शेयर मॉडुलस। खैर इसको नोट कर पाएंगे ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। अब अगली बात आ जाती है शेयर मॉडुलस की। आपने देखा था कि हम लोग जब टेंजेंशियली फोर्स लगाते हैं किसी सरफेस पे, तो ये बॉडी थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट हो जाती है। तो इसका अगर हमें निकालना हो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल G से।
तो जी हो गया वही शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। तो शेयरिंग स्ट्रेस कितनी हो गई, यहाँ पे फोर्स F लगाया था तो F अपॉन A, और स्ट्रेन कितना हो गया, हमने पढ़ा था डेल्टा x अपॉन L, पहले ही पढ़ चुके थे कि इसका जो शेयरिंग स्ट्रेन होता है, शेयरिंग स्ट्रेन वो होता है बेटा डेल्टा x अपॉन L, और इसको हम लोग टेन थीटा भी कहते हैं क्योंकि थीटा छोटा होता है तो थीटा भी कहते हैं। ये सब भाषा एक ही है, बात पकड़ में आ रही होगी। तो F अपॉन A डेल्टा x अपॉन L, ये L ऊपर चला जाएगा, F इंटू L A इंटू डेल्टा x, बड़ी सिंपल सी बात। अब यहीं पर ये डेल्टा x अपॉन L को थीटा भी लिख सकते हो जो मैंने बताया आपको, और ये हो जाएगा F अपॉन A क्रॉस थीटा। क्रॉस का मतलब A इंटू थीटा, वेक्टर नहीं है तो क्रॉस क्यों बोले, तो G इज इक्वल टू F अपॉन A इंटू थीटा। और इसी तरीके से शेयरिंग स्ट्रेस की बात की जाए, शेयरिंग स्ट्रेस क्या है, F अपॉन A, तो इसको G इंटू थीटा लिख दिया जाता है। बड़ी सिंपल सी बात है, कुछ भी दम नहीं है। तो ये आप ये क्या देखे, शेयरिंग जो G है आपका शेयरिंग मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, जो कैपिटल G से एनसीईआरटी में रिप्रेजेंट किया गया है, और इसको वही शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेस F बाई A, शेयरिंग स्ट्रेन डेल्टा x अपॉन L या थीटा, बात खत्म। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अब अगला एक टर्म आता है या कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो, तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं, कोर्स में आपके है। तो पॉइजन्स रेशियो में क्या होता है कि देखिए, जब भी किसी वायर को, एक मोटा सा वायर लाना पड़ेगा लगता है पेंडुलम टाइप, इस वायर को अगर खींचे हम, तो जब हम खींचेंगे तो इसका जो डायमीटर है वो पतला, वॉल्यूम तो बदल नहीं रहा, तो अगर लेंथ बढ़ रही है तो उसका डायमीटर भी तो घटेगा भाई, इधर से घटेगा ना। तो ये जो घटाव वाली स्थिति है, जो फोर्स आप लगा रहे हैं इसके परपेंडिकुलर लेटरल, इस लेटरल स्ट्रेस को भी पिक्चर में लेने की कोशिश की जाती है। लेटरल स्ट्रेस को, लेटरल स्ट्रेस क्या रहा, डेल्टा डी बाई डी, बल्कि लेटरल स्ट्रेन बोलना चाहिए, ये गलत छप गया है यहाँ, है तो ये स्ट्रेन ही, तो ये लेटरल स्ट्रेन है। तो ये लेटरल स्ट्रेन क्या है, मान लो पहले डी था, आपने वायर खींचा और ये घट के हो गया डी माइनस डेल्टा डी, तो जो डेल्टा डी अपॉन, कहीं लिखा नहीं लिखा, ये डेल्टा डी अपॉन डी जो है वो है लेटरल स्ट्रेन। लेटरल क्यों, क्योंकि फोर्स तो हम लगा रहे हैं बाबा नीचे की तरफ, और इसमें घटोत्तरी इसके परपेंडिकुलर हो रही है, इसलिए इसको लेटरल बोला है। तो लेटरल स्ट्रेन और जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था, यानी डेल्टा एल बाई एल, जो हम अभी तक पढ़ रहे थे, इन दोनों का रेशियो कहलाता है पॉइजन्स रेशियो। तो देखिए, पॉइजन्स रेशियो सिग्मा, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, डेल्टा डी अपॉन डी, डेल्टा एल अपॉन एल, माइनस साइन इसलिए कि लेंथ बढ़ाओगे तो डायमीटर घटेगी, लेंथ बढ़ाओगे तो डायमीटर घटेगी, इसलिए माइनस साइन आ गया। तो ये सिग्मा की वैल्यू हो गई यहां से माइनस एल अपॉन डी इंटू डेल्टा डी अपॉन डेल्टा एल, बहुत आसानी से। तो यही जो पॉइजन्स रेशियो आपसे पूछा जाए क्या होता है, द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन ए स्ट्रेस्ड वायर इज कॉल्ड पॉइजन्स रेशियो। बात समझ में आ गई, ये पॉइजन्स रेशियो पूछा जा सकता है, छोटा सा फॉर्मूला है, आप समझ गए ले देके। अब इसका एक लास्ट टॉपिक आता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या मैं बता देता हूं, फिर इसका फॉर्मूला निकाल देंगे हम लोग। देखिए, जब आप किसी वायर को खींचते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, तो उसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन है वो भी रिस्टोरिंग फोर्स लगाता है, इंटरनल फोर्स। तो आपके खींचने की वजह से वो वर्क डन करता है ना, अपने एक फोर्स पैदा करता है, वो जो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी सेव हो जाती है आपकी खींचने की वजह से, उसी को बोलते हैं हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? जब किसी तार को खींच रहे हो तो आप वर्क डन कर रहे हो, तो उसके इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेसिंग है या आपस में जो उनका अट्रैक्शन है वो भी खिंचता है, उस पर भी कार्यक्रम होता है, उसकी वजह से उसमें एनर्जी सेव हो जाती है, उसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यही बात लिखा है, देखिए, व्हेन ए वायर इज पुट अंडर ए टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल का मतलब लॉन्गिट्यूडनल, खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, वर्क इज डन अगेंस्ट द इंटर एटॉमिक फोर्स, जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस थे उसके अगेंस्ट वर्क डन किया जा रहा है। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द वायर इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाता है। और अगर बात करें ये वैल्यू कितनी होती है, तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। कि वायर ले लीजिए, मान लीजिए कोई फोर्स आप लगा रहे थे, उस क्षण ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से
एल आगे बढ़ चुका था, स्ट्रेच हो चुका था, फर्दर और करेंगे। तो इस समय अगर हम यंग्स मॉडुलस लिखें y, तो f अपॉन a अपॉन डेल्टा एल या l अपॉन कैपिटल एल लिख सकते हैं। स्मॉल एल क्या है? डिफॉर्मेशन। अब यहां पे अगर मैं फोर्स निकालूं तो y इंटू ए इंटू एल अपॉन डेल्टा एल लिख सकता हूं। अब अगर फर्दर एलोंगेशन करूं, भाई जैसे x के बाद dx किया करते थे, तो स्मॉल, क्योंकि फोर्स बदलता है हर जगह, तो मैं यहां लिख देता हूं फर्दर, नो फर्दर इलोंगेशन वेरी स्मॉल, मतलब dl। तो इसमें वर्क डन क्या हो जाएगा? इसके बाद हमने dl डिस्प्लेसमेंट किया, मतलब आगे खिसकाया। तो dl जब खिसकाओगे तो उस dl के लिए फोर्स कांस्टेंट पकड़ सकते हो। तो छोटू सा वर्क डन जो होगा dw, वो क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पूरा वर्क डन निकालना है तो आपने फोर्स इनटू dl किया, और मान लीजिए कहां से कहां तक, 0 टू लेकर l तक ले गए हैं। इसको पूरा जो खींचा है, कितना एनर्जी सेव हुआ है, निकालना चाहते हैं। अब यहां पर f की वैल्यू रख दो। f की वैल्यू थी यहां पर 0 टू l वाई ए एल अपॉन कैपिटल एल इंटू dl। देखिए वाई ए एल तो कांस्टेंट है, और ये 0 टू एल एल dl आ गया। अब ये वाई ए एल, इसका इंटीग्रेशन होता है एल स्क्वायर बाई 2, 0 से l इसकी लिमिट लग गई, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाफ y इंटू एल अपॉन एल स्क्वायर अपॉन एल इंटू एरिया। अब इसको हम थोड़ा सा तिकड़म कर लेते हैं, जैसे हम चीज़ों को आसानी से याद कर सकें। यहां पर देखिए क्या लिखा वर्क डन को, या एनर्जी जो सेव होगी, हाफ लिखा, इसको y लिखा, यहां पर एक l से हमने मल्टीप्लाई करके स्क्वायर, मतलब ये नीचे l से डिवाइड किया और ऊपर l से मल्टीप्लाई कर दिया। ये l स्क्वायर है, ये l था, l से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। अब देखिए ये चीज हमारे लिए क्या बन गई? हाफ। ये है यंग मॉडुलस, और ये क्या है? स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का स्क्वायर इनटू ये हो गया वॉल्यूम। तो ये पहला फॉर्मूला हमारे पास निकल आया जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का है। अब ये फॉर्मूला ज़्यादा मज़ेदार नहीं है, तो और सरल करने के लिए जुगाड़ कर लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं यहाँ पर देखिए, इसी को एक दूसरे फॉर्म में लिख लेते हैं। y को लिख सकते हो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ये y लिखिए, इसको लिख दिया स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। ये स्ट्रेन इसके स्क्वायर को खा गया, तो ये फॉर्मूला अच्छा सा बन गया, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ये फॉर्मूला हमारे लिए एनर्जी का ही फॉर्मूला है। ये हमारे लिए काफी आसान हो जाता है याद रखना, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। और कभी कभी कहते हैं पर यूनिट वॉल्यूम बताओ, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए। तो लिखते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये पर यूनिट वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए ऊपर वाले को, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? U इज इक्वल टू W अपॉन वॉल्यूम। और ये हो गया हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन पर यूनिट वॉल्यूम। ये एक और फॉर्मूला आपके पास बन गया। बस आपका सारा खेल खत्म हो गया। इस फॉर्मूले को पकड़ के रखिए, कहीं इस्तेमाल करने की बारी आए तो कर लीजिएगा। मैं आपको दिखा देता हूं, पीछे वाली स्लाइड पहले दिखाता हूं। ये स्लाइड पे जो कुछ भी है मैंने हाथ से करके दिखाया, जैसे आपको ज़्यादा समझ में आए। मैं हटता हूं, इसको आप नोट कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं जो मैंने आपके लिए वर्किंग की है। यहां पर आप देखें कहां से शुरू किया था, यहां से शुरू किया था। ये देखिए, मैं हटता हूं, इसको पॉज करें और नोट कर लें। ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा है, पॉज करके नोट कर पाए होंगे। इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूं जैसे पूरी बात आपको दिख जाए। यहां ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है, इसको पूरा अच्छे से नोट कर लीजिए। तो पॉज करके आप नोट कर पाए होंगे।
तो उम्मीद है आप नोट कर पाए होंगे। तो अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपको समझ में आए, वीडियो लेक्चर देख के न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। और अगर वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक शेयर कीजिएगा। पसंद आने पे अरविंद एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे ही। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ऑल वीडियो लाइब्रेरी का भी लिंक मैंने दिया है। एक ही जगह आपको आपके काम के सारे वीडियो नजर आ जाने वाले हैं, जो मन चाहे आप देख सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।